आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होते चले आना। कम होने से मतलब ये है कि हो सकता है मशीनरी खराब हो जाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, हो सकता है मार्केट वैल्यू कम हो जाए। इन सारे कई सारे रीजंस की वजह से वैल्यू एसेट की थोड़ी गिरने लगती है। जब ये थोड़ी थोड़ी वैल्यू गिरती है, इसी को मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूँ। डेप्रिसिएशन मेरा एक नॉन कैश तरह का खर्चा होता है। अच्छा सुनो, इसको मैं दूसरे एस्पेक्ट से देखूं तो जैसे एक मशीनरी ली मैंने 100 रुपए की और ये चलेगी 10 साल, तो मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी ना 100 रुपए की। मैंने एक इन्वेस्टमेंट जो करी वो वन टाइम करी 100 रुपए की एट द इनिशियल इनिशियल लेवल पर मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये 100 रुपए फिर आगे आने वाले 10 सालों तक मेरे को फायदा देंगे? तो ये जो 100 रुपए हैं ये इन 10 सालों का खर्चा है। सोचो, अगर मैंने 100 रुपए की कोई मशीन खरीदी तो वो मशीन आइडियली तो वो 10 साल चलेगी ना, 10 साल फायदा देगी। ये जो 100 रुपए मैंने शुरू शुरू में इन्वेस्ट करे, इसका फायदा मुझे 10 सालों तक मिलता रहेगा। दैट्स वाई हम डेप्रिसिएशन को बोलते हैं एक इस तरह का खर्चा जो कि मैं आगे आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में बांट देता हूँ। ये जो 100 रुपए हैं ये मैं आने वाले 10 सालों तक बांट दूंगा। 10-10 रुपए हर साल चार्ज करता रहूंगा ताकि 100 रुपए कवर अप हो जाए। एक बात सोचना, अगर मैं ये 10-10 रुपए इन 10 सालों में ना डालूं तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई कम आएगी, क्योंकि ये जो 100 रुपए मशीन के मैंने लगाए ये भी कहीं ना कहीं मेरे को उस प्रोडक्शन से ही कवर करने हैं। अगर मैं 100 रुपए ना लगाऊं तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कहीं ना कहीं कम आएगी। दैट्स वाई जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो एक खर्चा होता है जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आता है। जो कि मतलब कई सारे अकाउंटिंग पीरियड में बटा हुआ होता है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करना उस दिन से शुरू करते हैं जब मशीन अवेलेबल फॉर यूज होती है, ना कि यूज करी जाती है। जिस दिन मैनेजमेंट तैयार होंगे, जिस दिन मैनेजमेंट के पास मशीनरी तैयार होगी कि काम कराया जा सकता है, उस दिन डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। भले ही मशीन चल रही हो या ना चल रही हो, इससे मेरे को लेना देना नहीं है। अगर मशीन रखी हुई है और वो काम करने के लिए रेडी है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई मशीन काम करने के लिए रेडी है तो ऐसी कंडीशन में उस पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो इकोनॉमिक लाइफ पर चलता है। इकोनॉमिक लाइफ बोले तो जब तक मशीन चलती रहेगी। मशीन की जो लाइफ होती है, एक होती है फिजिकल लाइफ, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है जब तक मशीन फायदा देगी, जब तक मशीन से प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। फिजिकल लाइफ से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिस्टमेटिकली बांट देना। इन 100 रुपए को इस तरह से बांट देना, इन 100 रुपए को इस तरह से बांट देना कि मेरे 100 रुपए कवर हो जाए आने वाले 10 सालों में। जब तक उसका बेनिफिट डिराइव हो रहा है तब तक काम हो सके। ठीक, ये बात रही सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। अभी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है ध्यान रखना। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है जिस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। ये जो टोटल डेप्रिसिएशन निकलता है ये निकलता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से। जैसे कोई मशीन मैंने 100 रुपए की खरीदी और एट द एंड इसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू मतलब इसकी डिस्पोजेबल वैल्यू, एट लास्ट जब हम इसे डिस्पोज करते हैं वो वैल्यू। सपोज वो वैल्यू हो गई 20 रुपए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो डेप लगा, टोटल जो डेप लगा वो लगा 80 रुपए का। देख पा रहे हो? अगर एक मशीन 100 रुपए की है और उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़े में बेचने जाने पर जो मशीन की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 20 रुपए, तो ऐसी कंडीशन में डेप्रिसिएशन लगा होगा 80 रुपए का। इसी को मैं बोलता हूँ डेप्रिशिएबल अमाउंट। देख पा रहे हो? तो डेप्रिसिएशन के अभी तक हमने दो मीनिंग पढ़े। पहला मीनिंग तो ये पढ़ा, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जिससे एसेट की वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती चली जाती है। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं जो 12 महीने से ज़्यादा चलती हैं। जैसे कि मैं बात करूं बिल्डिंग की, या फिर मैं जैसे बात करूं फर्नीचर की, और भी कई चीज़ें। लेकिन हाँ, लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। लैंड की वैल्यू थोड़ी कम होती है, तुम्हारी ज़मीन की वैल्यू कम थोड़ी होगी। दूसरी चीज़, जैसे मेरे 100 रुपए की मशीन है तो मैं इस मशीन को 10 साल चलाऊंगा, तो इस कॉस्ट को मेरे को 10 सालों में एलोकेट करना पड़ेगा ताकि ये काम आसानी से चल सके, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी कुछ दिक्कत ना आए। और इसके अलावा मेरी जो कॉस्ट है वो मैनेज है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि अगर आपने कोई खर्चा करा है जिसका फायदा कई सालों तक मिल रहा है तो हर अकाउंटिंग पीरियड में उस खर्चे को एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है,
ओके, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर। थ्योरी पार्ट बहुत है इतना, अब न्यूमेरिकल पार्ट पर आते हैं हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे बस, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये कॉस्ट ऑफ एसेट किस चिड़िया का नाम है? कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है मशीन को, देखो ये मेरी फैक्ट्री है सपोज, यहां तक फैक्ट्री में लाने तक और लगाने तक, लाना प्लस लगाना, इसका पूरा खर्चा एसेट की कॉस्ट बनता है। मेरी कोई मशीन है जो मैंने 100 रुपये की खरीदी, सपोज कॉस्ट आ गई उसकी 100 रुपये, ठीक। इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे उसके 20 रुपये, ठीक। इंस्टॉलेशन चार्जेस उसके लग गए 20 रुपये। इसके अलावा मैं बात करूं, कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस और उसे ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट लगी मेरी 20 रुपये, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगी सपोज 30 रुपये, तो टोटल हो गया 150 रुपये। ये हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ मशीन। मैं जो डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा उस पर करूंगा, क्योंकि मेरी जो टोटल कॉस्ट आई मशीन की वो 150 रुपये आई, ना कि 100 रुपये। एक बात खुद सोचो, आप अमेरिका से एक अलमारी मंगाते हो जिसमें आप 100 रुपये की अलमारी लेते हो और 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे लेते हो, तो आप ये तो बोलोगे मैंने 150 रुपये की अलमारी ली, यही तो बोलोगे। तो सारे खर्चे जो फैक्ट्री तक लाना और लगाना, दोनों के खर्चों को हम कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल लेकर चलते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एसेट में एक चीज़ और आती है, अगर आप कल को जाकर, मतलब थोड़े दिनों बाद, अगर आप कल को जाकर कोई मेजर रिपेयर कराते हो, कोई मेजर रिपेयर कराते हो जिससे मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऐसी कंडीशन में ये तीन चीजें, लाना, लगाना और एक कोई मेजर रिपेयर जिससे मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनती हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, रीलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से मशीन उठाकर दूसरी जगह लगा देना, इसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं करते, ठीक। बस इतना ही बहुत है। इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लगाते हैं यहाँ तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए जितनी भी चीज़ें लगेंगी, इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे परचेज टैक्स हो, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स हो जो कि यहाँ तक लाने के लिए लगा है, उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में लेकर चलेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना। अब हम पे दो मेथड्स आते हैं डेप्रिसिएशन के मेन लेवल पर। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास मेन लेवल पर आते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक। तो देखो एसएलएम में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं ओरिजिनल अमाउंट पर, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं ओरिजिनल अमाउंट पर, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रिटन डाउन वैल्यू पर। अब ये होते क्या है ये अभी देख रहे हैं, रुक जाओ। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मैं प्यार से फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड ही बोलता हूँ, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके। तो एसएलएम का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अगर आपसे कोई डेप्रिसिएशन का रेट पूछ ले, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज पूछ ले, तो ये वाला जो डेप है वो डेप अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100, इससे मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाता है। अब देखो मेन यही दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी। अब इनके हम काफ़ी सारे वेरिएशन अंदर अंदर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आते हैं। तो हमारे पास मेजर तौर पर ये दो मेथड्स होते हैं। इन दो मेथड्स में भी तीन तरह की चीज़ें आती हैं हमारे पास। पहला आता है जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना बनाए। दूसरा केस आता है व्हेन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट इज मेंटेन्ड। और तीसरा वाला जो केस होता है उसमें हम बनाते हैं एक चीज़, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं तो हमारे पास मेन तौर पर ये दो केसेस होते हैं। यहाँ पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। आपको इन दो मेथड से तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और इन दो मेथड्स के बेस पर आपको अकाउंट बनाना है। मैं बड़ा ही मतलब थोड़ा सा लीनियरली लेके चलूँगा, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ चलता है, इस वजह से ज़्यादा स्पीड नहीं लूँगा, नॉर्मल स्पीड पर काम करूँगा। तो देखना,
अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन लगाऊं तो देखो, मैं एक एसेट ले रहा हूं 100 रुपए की, इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस मैं ले रहा हूं 20 रुपए के, ठीक। इसके अलावा इसके मैं जो फैक्ट्री तक लाने के चार्जेस हैं, बोले तो चलो इंपोर्ट ड्यूटी ले रहा हूँ, इंपोर्ट ड्यूटी ले रहा हूँ मैं 30 रुपए की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हुई बताओ? 150 रुपए। कॉस्ट ऑफ एसेट तो 150 हो गई ना, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई 150 रुपए, ठीक है। इतनी बात तो पता चल गई। इसकी मैं स्क्रैप वैल्यू बोल दे रहा हूँ, स्क्रैप वैल्यू मैं बोल दे रहा हूँ 30 रुपए, और इसकी यूजफुल लाइफ बोल दे रहा हूँ 4 साल, ठीक। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं पर ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 150 माइनस 30/4। देखो 150 ये रहा, 30 रुपए लास्ट में बचेंगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 120 रुपए का। मशीन की वैल्यू लास्ट में जाते जाते 30 रुपए हो गई, मतलब आज की डेट में 150 रुपए है, लास्ट में जाते जाते 30 रुपए हो गई, तो डेप्रिसिएशन कितने का लगा? बोलो 120 का। कैसे निकाला? 150 माइनस 30, यही तो कर रहे हैं। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इससे डेप्रिसिएशन ही तो निकल रहा है, इससे डेप्रिसिएशन ही तो निकल रहा है। उसे हर साल में बांटने के लिए हम डिवाइड बाई 4 और करेंगे, उसको हर साल में बांटने के लिए मैं ईयर में डिवाइड और करूंगा। देखो 120 डिवाइड बाई 4, यानी 30 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तब जाके 4 साल में इसकी वैल्यू 150, 30 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तब जाके इसकी वैल्यू 30 रुपए बचेगी एट लास्ट। देखो लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। देखो 150 रुपए थे, मैंने 4 साल डेप्रिसिएशन लगाया, 30, 30, 30 और 30, तब जाके लास्ट में इसकी वैल्यू बची 30 रुपए। तो ये है इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। अब कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकला वो हम निकालने के लिए यूज करते हैं ये चीज, अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ओके, तो 20% का डेप्रिसिएशन लगा। इसमें दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत आई है तो बताना। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अभी तक मतलब ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे देखो, अब आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसमें होता ऐसा है, कॉस्ट ऑफ एसेट 150 रुपए मेरी, ये तो था 20% SLM से। सेम केस ले रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलेंगे। देखो 150 रुपए कॉस्ट ऑफ एसेट है, और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दे रखी है मेरे को 20, ठीक। अब WDV की खास बात यह है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड की खास बात यह है कि इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी होगी, इसमें आप 20% माइनस करते चले जाओगे तो आपको अपने आप वैल्यू पता चल जाएगी। देखो यहाँ तो हर साल जो 20% डेप्रिसिएशन लगेगा वो 150 रुपए पर ही लगेगा, ये मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर ही मेरा 20% लग रहा था। देखो कहीं पे भी लगा के देख लेना, किसी साल में लगा के देख लेना, 150 पर 20% 30 रुपए ही आएगा, और हर साल मेरा डेप्रिसिएशन 30 रुपए ही बैठेगा। इसीलिए मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो ओरिजिनल अमाउंट पर ही लगता है। अब देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, 150 रुपए है, 20% मैंने माइनस करा। देखो 150 का 20%, 150 का 20% हो गया, 150 का 20% लो कर दे रहा हूँ, 150 का 20%, 150 का 20%, 30 रुपए बचा 120। अच्छा कैसे डायरेक्टली 120 कैसे लाऊं? 150 माइनस 20%, देखो 150 माइनस 20%, वो अपने आप ले लेगा कि 20% 150 का निकालना है। अब देखो ये जो 20% लगेगा, अब की बार जो 20% लगेगा वो ओरिजिनल अमाउंट बोले तो इस पे नहीं लगेगा, इस पर लगेगा। देखो 120 माइनस 20%, तो ये 96 आ रहा है, ये हो गया 24। चलो अब ये जो 20% लगाना है वो अगेन मेरे को 96 पे लगाना है, ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं लगाना है। एंड सो ऑन कंटिन्यू, ऐसे ही 20% लगता चला जाएगा, और 20% अब लगेगा इस पर,
फिर जो अमाउंट आएगी उस पर लगेगा फिर 20%। इस तरह से वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब मैं 4 साल के एंड में देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि यहाँ पर इतनी वैल्यू बच रही है। इसी को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन मतलब कम हो चुकी वैल्यू। देखो वैल्यू कम हो रही है, उस कम वैल्यू पर हम दोबारा डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ऐसा करने का मेन एम ये होता है कि देखो शुरुआती ईयर्स में डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आपको पता है शुरुआती ईयर्स में डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा चलता है क्योंकि मशीन ज़्यादा चलती है। शुरुआती टाइम में मशीन ज़्यादा बेनिफिट देती है। हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। तो देखो शुरुआती जो फेज है, शुरुआती फेज जो है हमारा, वहां पर 30 रुपए लगा क्योंकि वहां पर ज्यादा यूज हो रही थी मशीन, मशीन वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही थी। दैट्स वाई वहां पर मशीन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा एलोकेट कर दी गई। लेकिन जब हम धीरे धीरे नीचे आते हैं तो मशीन की वैल्यू मतलब मशीन काम करना थोड़ा कम कर देती है। तो रिटन डाउन वैल्यू में एक हिसाब से देखूं तो इस एक कांस्टेंट रेट पर ही चार्ज होता है। भले कांस्टेंट चार्ज नहीं हो रहा लेकिन कांस्टेंट रेट पर चार्ज हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये तो बात हो गई वैसी। अब तुम बोलो रिटन डाउन का फॉर्मूला तो बताओ। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, शायद कभी पढ़ा हो, वरना एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का इस तरह का। आर मैंने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है। ये फॉर्मूला है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीधी बात ये है। वहां पे प्लस होता है, मैंने यहाँ पे माइनस लिया है क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है डेप्रिसिएशन का वो नेगेटिव होता है। डेप्रिसिएशन का रेट नेगेटिव होता है क्योंकि कम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं डेप्रिसिएशन का रेट निकाल सकता हूँ, मतलब ये आर निकाल सकता हूँ। अगर मेरे से परसेंटेज पूछेगा डेप्रिसिएशन की तो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ए अपॉन पी कर दूं इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर एन। इसको मैं वहां ले जाऊं तो ए अपॉन पी हो गया इक्वल टू 1 माइनस आर हो गया 1 माइनस एन रूट ए बाई पी। दैट्स द फॉर्मूला वेयर ए क्या है, आर इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, A for cost of asset and P for प्रिंसिपल। बोले तो शुरुआती अमाउंट, नहीं शुरुआती अमाउंट, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी। तो शुरुआती अमाउंट तो कॉस्ट होगी ना एसेट की, और अमाउंट मतलब बाद वाली अमाउंट, तो ये होगी रेसिडुअल वैल्यू। बाद वाली अमाउंट बोले तो रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर मैं बात करूं ये हो गया रेसिडुअल वैल्यू और ये हो गई कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा रेट निकालने का, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, काम हो जाएगा। क्लियर कट बता दूं तो एन है रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट है अपन कॉस्ट ऑफ एसेट है। अब देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक दिक्कत है तो मतलब आगे बढ़ना गलत है। मतलब यहाँ तक पहले सही करो, दोबारा देख लो तो क्लैरिटी आएगी। एक बार मैं भी दिखा दूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पर लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। WDV जो लगेगा वो लगेगा कम होती हुई वैल्यू पर। ठीक है, आगे देखो। आगे मैं बात करूं तो कुछ छोटे मोटे वेरिएशंस और होते हैं इनके, जो कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ही यूज करे जाते हैं। हालांकि ड्यू के सिलेबस में नहीं है ये सब, सी के सिलेबस में होता है। एक बार वैसे ही बता दे रहा हूँ, मशीन आर मेथड, बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए है ये चीज़। मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड होता है कि अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन निकालने की तो डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू मशीन आर यूज्ड अपॉन टोटल मशीन आवर्स, ये होता है मशीन आर मेथड। इसके अलावा मैं बात करूं प्रोडक्शन यूनिट मेथड की तो सेम फॉर्मूला बिल्कुल, इसमें भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला है। डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन टोटल प्रोडक्शन। क्या है क्यों है अभी एक सेकेंड में बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूला और है वो लिख दूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर। देखो डिप्लीशन मेथड,
डिप्लीशन मेथड में भी सेम चीज ही होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी फॉर दैट पीरियड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी। ये सब। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है तो ये 3 फॉर्मूले हुए डेप्रिसिएशन निकालने के। देखो एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो, ये मशीन वाज प्रोड्यूस्ड फॉर परचेज फॉर 30 लाख की मशीन खरीदी मैंने, जिसकी एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर था 24,000 का, 24,000 घंटों का। स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्ट करी गई थी उसकी 2 लाख, और उसका एंटिसिपेटेड पैटर्न था कुछ इस तरह का, मतलब शुरू के 1 से 3 साल इस तरह का, 4 से 6 साल 2,600, और इसमें इतना अभी दिखा रहा हूँ। देखो फॉर्मूला इसी दिखा रहा हूँ सीधे। हमने पढ़ा है डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब है डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगेगा। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो देखो, कॉस्ट थी 30 लाख, स्क्रैप वैल्यू है इसकी 2 लाख, कर दिया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कर दिया, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कर दिया। देखो कॉस्ट एरी स्क्रैप वैल्यू एरी, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया। देखो ये रहा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से जस्ट अ मिनट, हाँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाल दी। फिर मेरे को करना था उस पीरियड का टाइम, और उसके बाद टोटल दे रखा है मेरे को 24,000। ऐसा ही मैंने यहाँ कर दिया, ऐसा ही यहाँ कर दिया। सेम काम बिल्कुल यहाँ भी करेंगे। 20,000 अपॉन टोटल है मेरा 1.5 लाख यूनिट्स, 1.5 लाख, और डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है 2 लाख माइनस 20 लाख माइनस 2 लाख। ठीक, सेम काम यहाँ करेंगे। प्राइस जो है, प्राइस देखो, प्राइस है 1 लाख इंटू दैट पीरियड, यानी 2,000 अपॉन 2 लाख। देखो कैलकुलेटर ये रहा, तो देखो 1 लाख, 1 करोड़, 100 1 करोड़ इंटू 2,000 डिवाइड बाई 2 लाख, 1 लाख रुपए इसका डेप्रिसिएशन आ गया पहले साल का। देखो इस तरह से। अगर मेरे को दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो मैं 10,000 अपॉन 1 लाख कर 10,000 अपॉन 2 लाख इंटू 1 करोड़ कर दूंगा, तो मेरा दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस तरह से हम इन 3 मेथड्स का यूज करके डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इन 3 मेथड्स के बस फॉर्मूले याद कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रियली आता है इस पेपर में। तो कुल मिलाकर के ये 3 मेथड्स और हमारे पास बाकी। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर। अभी तक हमने सिर्फ ऊपर से करा, अब इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो, मैं इसे 2 केसेस में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को मैं 2 केसेस में पढ़ाता हूँ। पहले देखो, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। देखो, मैं प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट अभी नहीं बना रहा हूँ, तो पहला केस देखो, प्रोविजन फॉर डेप्ट अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो सीधी बात है डेप्रिसिएशन तो चार्ज करूंगा ही। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि मशीन की वैल्यू भी तो कम हो रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से। तो ये हो गई मेरी डेप चार्ज करने की एंट्री, ठीक, एक बात तो ये रही। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो प्रोविजन तो डेप्रिसिएशन को शिफ्ट करना पड़ेगा P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गई P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री, P&L में ट्रांसफर की एंट्री। अगर मैं आपके सामने मशीन अकाउंट ओपन करूं, मशीन मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ओपन करूं, तो इसका असर क्या आएगा? बाई डेप, सीधी बात है, बाई डेप आएगा। देखो, जनरल एंट्री की पोस्टिंग करी है मैंने और कुछ नहीं करा। और अगर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलूं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेरे को दिखेगा कि 2 मशीन आएगा एक तो, और बाई साइड आएगा P&L। ये आपको पता ही है, डेबिट, क्रेडिट, डेट,
गड़बड़ हो गई बाई डेप क्या कर दिया मैंने, हाँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको बताइए। बाई डेप मैंने यहाँ लिख दिया, बाई P&L लिख दिया, टू मशीनरी लिख दिया, बात खत्म। ठीक, अब देखो मशीन जो होती है मेरी उसका बैलेंस यहाँ से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, कोई भी एसेट हो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही दिखेगा आपको, और अगर कोई भी लायबिलिटी हो तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड ही दिखेगा। तो बैलेंस BD यहाँ तो CD अपोजिट साइड ही आता है, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, बात खत्म, हो गया। अब देखो बस इतना ही फॉर्मेट है। इसके अलावा मैं बात करूं मशीन बेचने की, तो मशीन बेचने की एंट्री क्या होती है? मशीन बेचने की एंट्री, मशीन बेचने की एंट्री, मशीन बेचने की एंट्री होती है मशीन बेचने की एंट्री कैश डेबिट, कैश या बैंक डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक, कैश या बैंक डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एक मिनट रुको, ये मशीन अकाउंट में दोबारा ही बना दे रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है, दोबारा देखो। अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊँ, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो देखो एक तो बाई डेप लिखा जाएगा, बात खत्म। दूसरी चीज बैलेंस BD यहाँ आता है, बैलेंस CD यहाँ आता है, इसमें कोई शक की बात होती नहीं है। अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं तो बैंक, अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं तो बैंक, अच्छा बैंक में हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई एनी हो तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट में बताई थी सब मिला करके लिख देते हैं। अगर मैंने मशीनरी बेची तो बाई कैश या बैंक, ये थी परचेज और ये है सेल। अगर कोई फायदा या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो लॉस यहाँ डालेंगे, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोले जैसे मशीन है ये, और यहाँ होगा तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस तरह से डाल देते हैं, ये हिसाब है। ओके, आगे देखें। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके लिए खोलूं तो टू मशीनरी और बाई P&L, खत्म। जो अमाउंट यहाँ वही अमाउंट यहाँ, बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेट का कॉलम आप बना ही लोगे, डेबिट क्रेडिट वही फॉर्मेट सेम होता है। तो ये हिसाब है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना बनाया जाए। पता नहीं डाउटफुल डेप्ट कहाँ से आ जाता है, वो कर लिया ज़्यादा डेटर के केसेस, खैर छोड़ो। तो मशीनरी और डेप्रिसिएशन का अकाउंट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता तो इस तरह से मशीनरी अकाउंट दिखता है। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। देखो एक सेकंड रुकना, बस क्वेश्चन ढूंढ लूं। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करें? हाँ ये करते हैं, आ जाओ। A firm purchased certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection। इरेक्शन मतलब मशीन को लगाना, तो 18,000 रुपये खर्च करे मशीन लगाने पर, कोई दिक्कत नहीं है। कब करे? 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, करने तो हमारा क्या। तो एक टाइमलाइन बना लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हो डेप्रिसिएशन का करने से पहले हमेशा टाइमलाइन बना लेना, हमेशा। तो देखो इस डेट पर हमने क्या करा, 582 प्लस 18,000 की एक मशीनरी ली। ठीक, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट हो गई मशीन की, टोटल कॉस्ट हो गई मशीन की। ठीक है, आगे देखो हुआ क्या, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 18 यहाँ कहीं आएगा। 1 जुलाई 18 को क्या हुआ, 2 लाख की एक और मशीनरी खरीद ली गई। ठीक है, अब देखो 1 जुलाई 19,
1 जुलाई 19, 1 जुलाई 19 यहाँ कहीं आएगा, 1 जुलाई 19 यहाँ कहीं आएगा। 1 जुलाई 19 को क्या हुआ, मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18 ये वाली जो मशीन है मैंने यहाँ पर सेल कर दी, ठीक। और कितने की बेची, 3,86,000 की। और इसी डेट पर एक मशीन मैंने खरीद ली 4 लाख की। अभी तक तो सब सही चल रहा था, इन्होंने बोला 10% लगाना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर, 10% WDV लगा देंगे। चलो लगा देंगे, वो बात अलग रही। अभी 1 मिनट के लिए साइड रखो इस बात को। देखो ज़रा, पहले अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ इस टाइम चार्ट की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये है कि 31 मार्च को डेट बुक क्लोज हो रही है, तो 31 मार्च 31 दिसंबर आएगा यहाँ कहीं, 31 दिसंबर को बुक बंद हो रही है, 31 दिसंबर यहाँ कहीं आएगा। तो ये गड़बड़ हो गई कि ये वाला पीरियड अलग है, ये वाला अकाउंटिंग पीरियड अलग है, तो हमें 2 साल की बुक्स को प्रिपेयर करना है, इस बात का ध्यान रखिए। देखो मैं मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट पे नहीं जाऊँगा मैं। देखो अगर मैं डेट डालूँ 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18, तो खरीदा है, टू बैंक डाल दूँ, कितना डालूँ, 582 या 6 लाख, 582 डालूं या 6 लाख डालूं, सीधी बात है, बोलो 6 लाख डाल दो। लो आपके लिए मैंने 6 लाख रुपए डाल दिए, मैं 6 लाख रुपए डाल दिए, ठीक। अब आगे देखो, अलग अलग भी डाल सकते हैं क्या, 582 का टू बैंक के नाम से, और फिर 18,000 टू बैंक के नाम से, चार्जेस के नाम पर, इरेक्शन चार्जेस के नाम पर डाल सकते हो। 6 लाख इकट्ठे भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में दिखा दो कॉस्ट प्लस इरेक्शन चार्जेस, कॉस्ट प्लस इरेक्शन चार्जेस, ये हिसाब, ठीक। आगे चलें, जस्ट मिनट पानी पी लूं। ओके, तो हमने डाल दिया टू बैंक के नाम से खरीदी थी वो ये वाली चीज़, ये चीज़ हमने अभी तक डाल दी है कुल मिलाकर। अब देखो 1 जुलाई 18 को क्या हुआ, हमने 2 लाख की मशीन और खरीद ली, तो 1 जुलाई 18 को एक और मशीन खरीद लो, पहले बाद में बात करेंगे। 1 जुलाई 18 को मैंने एक और मशीनरी खरीद ली 2 लाख रुपए की। मशीन 1 मशीन 2 के नाम से दिखा सकते हैं क्या, दिखा दो, मर्जी है, ब्रैकेट में दिखा दो मशीन 1 मशीन 2, लेकिन फिर वहां पे बार बार ये करना पड़ेगा, बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 मशीन 2, बाई बैलेंस CD मशीन 1 मशीन 2, फिर यहाँ पर टू बैलेंस BD मशीन 1 मशीन 2। दैट्स वाई मैं मशीन 1 मशीन 2 लिखना प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें तो काम सिंपल रखना है, तो दैट्स वाई नहीं लिखते, मर्जी है आपकी, लिख सकते हो, लिखने को मना नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पर 31 दिसंबर बुक बंद करनी है ना, यहाँ पे बुक बंद करनी है 31 दिसंबर 18 को, तो मैं 31 दिसंबर 18 पर आकर डेप लगा दूंगा। डेप कितना लगेगा देखना, अभी तेरा टोटल यहाँ पे भी 8 लाख ही आएगा। चलो देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है वो देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करूँ मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, तो मशीन 1 की बात क्या है, मशीन 1 है 6 लाख रुपए की, और मशीन 2 कितने की है, मशीन 2 है 2 लाख रुपए की, और मशीन 3 है मेरे पास 4 लाख रुपए की। ये मशीन मैंने अभी तक खरीदी नहीं है, ये मशीन मैंने अभी तक खरीदी नहीं है, ये रही मेरी इसकी कॉस्ट, ये है इन तीनों की कॉस्ट। अब देखो मेरे को डेप्रिसिएशन कब तक का चाहिए, 31 दिसंबर 2018 का, 31 दिसंबर 2018 तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये वाली जो मशीन है मैंने साल के शुरू में खरीदी थी, तो इस पर तो पूरा डेप लगेगा, पूरे साल का डेप लगेगा। देखो ये मशीन तो मैंने साल के शुरू में खरीदी ना, तो इस पर तो पूरा डेप लगेगा, तो 6 लाख का 20% लगा दो, 1,20,000, एक सेकेंड, 20% नहीं है, 10% का डेप, 10% है ना, ये मशीन मैंने शुरू में खरीदी, 10% का डेप है, 10% डायरेक्ट लगा देंगे, तो 6 लाख का 10%, 60,000, 60,000, तो ये हो गया 5,40,000, 5,40,000 हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो सुनो, 5,40,000 आ गया। मशीन जो 2 है,
मशीन 2 में अगर मैं बात करूँ 2 लाख की, तो 2 लाख का भी 10% लगेगा, 2 लाख का भी 10% लगेगा, लेकिन कितने महीने पर लगेगा, देख पा रहे हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस बात का खास ध्यान रखना 31 जुलाई ना हो। अगर 31 जुलाई होता तो हम फिर 5 महीने का हिसाब लगाते, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई है तो जुलाई का महीना भी काउंट होगा। तो 6 महीने का लगाना, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 10,000 रुपये का डेप यहाँ पे लगेगा। मैं 10,000 रुपये का डेप लगा दे रहा हूँ, 190 ये आ गया। यहाँ पर कोई डेप नहीं लगेगा क्योंकि मशीन तो यहाँ तक खरीदी ही नहीं गई है, ये मशीन तो हम बाद में खरीदेंगे अगले साल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना आ गया। अब देखो सुनो, मैंने डेप डाल दिया, कितना आ गया डेप इन दोनों का मिला करके 70,000 का। 70,000 रुपये मैं बाई डेप के नाम से डाल दे रहा हूँ। ठीक, अब जो बच्चा बाई बैलेंस सीडी के नाम से डाल दूंगा 7,30,000 रुपये, 7,30,000 रुपये, खत्म काम हो गया। लो, इस बैलेंस सीडी को अगली लाइन में बैलेंस बीडी बना देते हैं। इस बैलेंस सीडी को मैं यहाँ पर बैलेंस बीडी बना रहा हूँ ऑन द डेट 1 जनवरी 2019, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है। नए साल से मेरे को मतलब ही क्या है, यहाँ पर जो बुक्स क्लोज हो रही है वो 31 दिसंबर को हो रही है, क्वेश्चन लिख के दे रहा है। नहीं लिख के देगा तो बाय डिफॉल्ट 31 मार्च ही मानते हैं, और वो लिख कर ही देता है मोस्ट केसेस पर। और बाकी जिस स्टेट की बैलेंस शीट होगी उस हिसाब से देख लेना, मतलब जनरली 31 मार्च ही होता है। चलो देखो, तो बैलेंस बीडी हमने डाला 7,30,000 रुपये, ठीक है डाल दिया। अब देखो हुआ क्या, 1 जुलाई 2019 को एक तो मशीन खरीद ली गई। पहले मैं मशीन खरीद रहा हूँ 1 जुलाई 2019 को, टू बैंक मशीनरी कितनी खरीदी, 4 लाख रुपए की। पहले मैंने मशीनरी खरीद ली, बाकी बात करेंगे अभी। अच्छा, एक मशीन बेची भी तो है, एक मशीन बेची भी तो है 1 जुलाई 19 को, 1 जुलाई 19 को मशीनरी बेची भी तो है 368 की। तो पहले मैं डालूंगा बाई बैंक 368 36,000 386,000। अब देखो लॉस हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ वो सब अभी देख रहे हैं। देखो 540 की मशीन है, स्टेट पर 1 जनवरी रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 18, यानी कि 1 जनवरी 19 को भी यही चीज़ है। अब यहाँ से डेप अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1 जुलाई 19 तक का, कितने महीने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हुए। तो 6 महीने पर मैं डेप लगा दूंगा, 6 महीने का डेप लगाना है 5,40,000 पर। देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो रिटन डाउन वैल्यू पर ही डेप लगेगा। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता, मतलब जो हमारा वो वाला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसमें मैं 6 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगा देता। अगर मैं 540 पर डेप्रिसिएशन लगाऊं, 5,40,000 पर 6 महीने का डेप लगाऊं एट द रेट ऑफ 10%, तो ये बैठा है 27,000। अगर मैं 27,000 और माइनस कर दूं तो इसकी जो डेट है एज ऑन रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 जुलाई 2017 वो आ जाएगी 5,13,000 की। ठीक, सॉरी 17 बोल दिया, 19। 1 जुलाई 19 को जो डेट वो वैल्यू आएगी वो आएगी 5,13,000 की, 5,13,000 की जो वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने मशीन बेच कितने की दी, इतनी की तो वैल्यू है, मैंने मशीन बेची कितने की है, 3,86,000 की। देखो अब देखो मशीन की वैल्यू है 5,13,000, मशीन की वैल्यू है 100 रुपये, मैंने बेच दी 80 रुपए की, लॉस कितने का हो गया, 20 रुपए का। कैसे निकाला, माइनस करके। 5,13,000 की मशीन है जिसमें से 3,86,000 का मैं बेच रहा हूँ उसे, 5,13,000 की मशीन है, 3,86,000 का मैं उसे बेच रहा हूँ, बचे कितने, 1,27,000। ये 1,27,000 का मेरे को नेट लॉस हो गया। देखो 5,13,000 की मशीन है और मैं 386,000 की उसे बेच रहा हूँ, तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, 1,27,000 का। देखो साफ सीधी बात है, तो लॉस डाल दूंगा बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स ऑफ मशीनरी, कितने रुपए, 27,000 रुपए। ठीक है, तुम बोलो बाई P&L डाल दूं क्या, डाल दो, मर्जी है तुम्हारी। होता ऐसा है, होता ये है कि अगर आपने बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डाला, उसकी एंट्री बनती है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट टू मशीन अकाउंट
और इसकी ही जुड़वा एंट्री बनती है P&L डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। इसकी ही कंबाइंड एंट्री बन जाती है मिलकर के P&L डेबिट टू मशीन, P&L डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। देख पा रहे हो? तो या तो ये बना दो, ये दो एंट्री बना दो, या इसकी कंबाइंड एंट्री बना दो, इफेक्ट सेम आएगा। तो दैट्स वाई P&L भी लिख देते हैं, कभी कभी ये भी लिख देते हैं। मैं इसे प्रीफर करता हूँ, कंबाइंड एंट्री हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, ये चीज़ें ज़्यादा लिखी होती है बुक्स में, तो इनके साथ ही चलते हैं। तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दिया 27,000। और डेप्रीशिएशन कितने का था, डेप्रीशिएशन भी डालेंगे इस मशीन का। इस मशीन का डेप्रीशिएशन है इस डेट पर 27,000 का। तो ये 27,000 भी मेरे को यहाँ नहीं, 27 का डेप डाल, एक सेकेंड, 27 क्या था, हाँ डेप था, और 1,27 का लॉस था, 1,27 का लॉस था, और 27,000 का डेप था। ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के डाल दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, ये वाली मशीन का काम सेटल हो गया, इस वाली मशीन का काम सेटल हो गया। अब बचा क्या, ये वाली मशीन एंड ये वाली मशीन। तो इस पर हम डेप लगाएंगे 31 दिसंबर 19 पर, 31 दिसंबर 19 पर इन दो मशीन पर डेप लगेगा। देखो अगर मैं लगाऊं डेप इस पर्टिकुलर मशीन पर, तो 190 पर अगर मैं पूरे साल का डेप लगाऊं, तो 190 पर, 190 पर ये मशीन तो पूरे साल रही ना, 10% का डेप लगाऊं तो ये आएगा 19,000। तो रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 19, तो ये आ गई 1,71,000। और इस पर 4 लाख पर जो डेप लगेगा वो लगेगा 10%, कितने महीनों के लिए। ये मशीन खरीदी मैंने यहाँ पर, ये मशीन खरीदी मैंने यहाँ पर, और जो मेरा 31 दिसंबर 19 आएगा वो आएगा यहाँ पर। गिनो कितने महीने हुए बीच में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए ना। तो 6 महीने का डेप लगा दो, लो 6 महीने का और लगा दे रहा हूँ, ये आ गया 20,000 रुपये। डेट्स वाई 20,000 रुपये और लगा दूंगा, तो ये हो गया 3,80,000 रुपये। डेट्स द एंड। ओके, यहाँ देखो, बाई डेप मैं डेप्रीशिएशन चार्ज कर दूंगा 39,000, और बाई बैलेंस CD, कितना बैलेंस CD था मेरा मिला करके, ये आ गया 5,51,000। देखो 171 प्लस 380, 5,51,000, 5,51,000। इसकी मैं टोटलिंग करूं तो ये मेरे को दिख रहा है 11,30,000, और ये मेरे को भी दिख रहा है 11,30,000। ओके, एक काम का खास ध्यान रखना, ये वाला जो बैलेंस CD होता है इसे अगली लाइन में बैलेंस BD बना के लिख देना होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इससे। ठीक है, दैट्स हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये रहा अपना पहला मेथड, जहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं बनाया, यहाँ पर हमने सिर्फ डेप्रीशिएशन से काम चलाया। देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट आपके लिए मैं अगर खोलूँ, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में एक तो आएगी एंट्री ये वाली, और एक आएगी एंट्री ये वाली, और एक आएगी एंट्री ये वाली। देखो डाल दे रहे हैं, तो टू डेप्रीशिएशन नहीं, टू मशीनरी अकाउंट, कितना डेप्थ है, मशीनरी अकाउंट है 70,000 रुपये, यहाँ पे 70,000 गए ना, 70,000 डालो, और बाय P&L अकाउंट डाल के 70,000 ट्रांसफ़र कर दो। अब टू मशीनरी डालो, कितना डेप है, कितना डेप है 27 और 39, 27 प्लस 39 66,000 डाल दो, और बाई P&L के नाम से 66 वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, P&L अकाउंट 66 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। मैं यहाँ पे 2 बार दिखा दे रहा हूँ, एक तो दोनों अलग अलग ही दिखा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग डेट पर हैं, डेट का फ़र्क पड़ रहा है, दैट्स वाई अलग अलग दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। 27,000 36,000, लेकिन P&L में वो एट द एंड ऑफ ईयर ही ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो आपको पता ही है। P&L एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाया जाता है मोस्टली, हालांकि P&L हर 3 महीनों में ही बनाया जाता है, लेकिन जो मेन P&L बनता है वो लास्ट में बनता है, तो लास्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, और इन्हें अलग अलग ही दिखाई।
चलो ये हिसाब है। तो डेप्रिसिएशन हमने पहले टाइप का मेथड सीख लिया। अब जो दूसरा मेथड आता है वो है जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप अकाउंट बना के चलते हैं, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के चलते हैं। देखो डाउटफुल डेप तो यहाँ पे है नहीं, अगर मैं डाउटफुल डेप बोल रहा हूँ गलती से तो समझ जाना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, वो ज़रा मतलब गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, पता ही है आपको। चलो आओ देखो, अगर मैं बाई चांस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, केस 2 की बात कर रहा हूँ, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, इसको मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप का केस। एक्यूमुलेटेड डेप, यहाँ पर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता चला जाता है ईयर बाय ईयर। तो इसकी पहली जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अरे 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 एक सेकेंड, पहले तो आपने बोला था कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी आएगा, लेकिन अब बोल रहे हो कि डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन आएगा, मतलब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन जाएगा ही नहीं, तो गड़बड़ हो गई। हाँ नहीं जाएगा, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, तभी तो बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा। जिस दिन मैं मशीन बेचूंगा उस दिन ही डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करूंगा उस एसेट अकाउंट में, वरना नहीं करूंगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की ही बात कर लूँ तो देखो कितनी गड़बड़ी हो रही है, कहीं डेप लग रहा है कहीं क्या लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर मैं मशीनरी को अलग रखूँ और डेप को अलग रखूँ तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ही करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। देखो डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, एक एंट्री ये रही। दूसरी एंट्री इसकी, इसी सेट की दूसरी एंट्री में देखूं तो दूसरी एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, और फिर डेप्रिसिएशन बंद करना है मेरे को, तो डेप्रिसिएशन बंद करने के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतना हिसाब है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो एक तो बना रहा हूँ मशीन अकाउंट, और छोटा बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ए ए ए ए ए ए बन गया। चलो पेज फाड़ लूँ। ओए 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 ओए, चलो पहले इस पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करते करते फिर नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। देखो कंपैरिजन भी दिखाऊंगा पूरा, मतलब कंपेयर करके सब कुछ दिखाऊंगा। अभी देखो बस, अगर मैं बात करूं पहले 1 जनवरी 18, तो 1 जनवरी 18 को हमने क्या करा, मशीनरी खरीद ली 6 लाख रुपए की। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, खरीदो मशीनरी खरीदो, अच्छी बात है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। 6 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीद ली। अब देखो मशीनरी खरीद ली, अब मशीनरी पर डेप कितना लग रहा था, डेप कितना लग रहा था, डेप लग रहा है इस पे नहीं, चलो देखते हैं। देखो फिर 1 जुलाई 18 को मैंने क्या करा, 1 जुलाई 18 को मैंने फिर एक मशीनरी खरीद ली 2 लाख रुपए की, एक मशीनरी फिर मैंने खरीद ली 2 लाख रुपए की। ठीक, पहले मैंने 1 जनवरी 18 को 6 लाख की मशीन खरीदी, फिर मैंने 1 जुलाई 18 को 1 जनवरी को 6 लाख की, 1 जुलाई 18 को 2 लाख की। ठीक, इतना काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन डालता था, जो अब मैं नहीं डालूंगा। देखो केस नंबर 2 है, यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहा, मतलब मशीनरी से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना ही नहीं है, मशीनरी से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई इस अकाउंट में हम वो नहीं डालेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे। 31 दिसंबर 18 को मैं सीधे सीधे बाई बैलेंस CD डाल दूंगा, जो कि होगा 8 लाख रुपए का। अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो इतनी गड़बड़ करी, यहाँ तो इतना तामझाम करा,
यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बड़ी दिक्कत सी आ रही थी। तो हमने इस काम को सिंपल बनाने के लिए इस तरह के अकाउंट का सिस्टम फॉलो करा। यहाँ पे बड़ी ही सिंपल चीज़ है, डेप्रिसिएशन डालना ही नहीं है। कहाँ डालना है अभी देखते हैं। देखो 31 दिसंबर 18 को डेप्रिसिएशन डालो ना। यहाँ पे मना किसने करा है? नहीं सॉरी, बाई जाएगा ना, बाई साइड। देखो एंट्री देखो, 31 दिसंबर 18 को जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। कितना जाएगा? डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर रखा है 70,000 रुपये। देखो डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा सिर्फ। कैलकुलेशन रिमेन कांस्टेंट, बस उसे चेंज करने का एक तरीका बदलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बात तो ये रही, इतना काम खत्म। अब देखो सुनो, बैलेंस वीडियो बना दूं इसे। किस डेट पर? 1 जनवरी 19 पर। डेप्रिसिएशन में डेट्स का बड़ा खेल है, इस वजह से ये फ्लो चार्ट जरूर बना लेना। ये फ्लो चार्ट अगर एक बार बन गया तो पूरा क्वेश्चन आराम से सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। पहले देखो स्टेप में लिख दे रहा हूँ एक बार। हाँ, स्टेप्स, इसी स्टेप में काम करोगे तो क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। पहले तो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट, रफ या फ्लो चार्ट, रफ फ्लो चार्ट बना लो। रफ फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसको तुम करो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन टेबल बनाओगे, किसी भी मेथड से हो सकता है, मेथड सिखाई दिए मैंने सारे लगभग। तीसरा फिर काम जो करना है वो देखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। उस हिसाब से फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो काम हो जाएगा। बस इतना ही काम है डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बड़े आते हैं लेकिन जनरली वो इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। बस मशीनरी बेचते वक्त इस बात का ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस मतलब वो कैलकुलेट कर लेना सही से। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना भूल जाते हैं बच्चे मेनली, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। डेप्रिसिएशन इज मतलब वैसे तो टफ होता है शुरू शुरू में, देखूँ मैं, लेकिन अगर पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो डेप्रिसिएशन इजी चैप्टर बन जाता है। आओ देखो क्या बात चली थी। हाँ, इस बैलेंस वीडियो को मैं यहाँ ला रहा हूँ 8 लाख रुपए। फिर मैंने एक मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 19 को। पिछले क्वेश्चन में देखो 1 जुलाई 19 को मैंने मशीनरी खरीदी थी 4 लाख रुपए की, जो मैं यहाँ पे फिर डाल दे रहा हूँ टू बैंक के नाम से 4 लाख रुपए। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। फिगर्स वगैरह भी सिंपल हो गई, ये सब मतलब काफ़ी सेटल हो गया क्वेश्चन। दैट्स वाई इस तरह की अप्रोच को फॉलो किया जाता है। भले ही टफ है लेकिन काम करने का तरीका काफ़ी सिंपल हो रहा है। मतलब टफ तो खैर क्या ही है, ये तो सिंपल सी बात है। अब इसमें एक चीज़ अलग आती है, वो दिखा रहा हूँ। देखो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये था, इसमें बैलेंस सीडी बचता है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें भी बैलेंस सीडी बचता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं बचता। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्यों नहीं बचता वो देखो, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी साथ साथ में बना रहे हैं। देखो खुल जा पेज, उग जा पेड़ उग जा पेड़ उग जा पेड़। चलो नहीं, मैं होगी अंदर कॉकरोच नहीं देखता, ये चीज़ें अंदर से आती हैं। चलो तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ मैं। अगर मैं इस एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग करूँ तो यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। कितने रुपए? 70,000 रुपये डाल दिए मैंने, 70,000 रुपये। कब आएंगे? साल के एंड में। डेप्रिसिएशन साल के एंड में चार्ज करा जाता है अनलेस अदरवाइज वो मतलब वैसा हो, मशीन बेची हो आपने। और इसी डेट पर मैं इसे P&L में भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ 70,000 रुपये। तो इसमें कभी बैलेंस सीडी बच ही नहीं सकता। बैलेंस सीडी यहाँ बचता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बैलेंस सीडी बच गया, बात खत्म, छोड़ो, साल खत्म। आगे मैं बढ़ूँ, बोलोगे दो डंडे क्यों खींच दिए? जहाँ पे सिंगल अमाउंट होती है 2 डंडे खींच दो आगे बढ़ जाओ, सिंगल डंडा खींच दो आगे बढ़ जाओ। तो मैं यहाँ पे 70,000 है, फिर दोबारा टोटल करके 70,000 थोड़ी लिखूंगा, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पे। तो एक सिंगल लाइन खींच दो या डबल लाइन खींच दो, जैसे मैं खींच रहा हूँ, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने करा है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत। देखो अब हमने क्या करा, 1 जुलाई 2019 को मैंने मशीनरी बेची है, तो बेच दो पहले मशीन बाई बैंक। कितने रुपए? बाई बैंक कहाँ गया? बाई बैंक वहाँ ये रहा। बैंक से मैंने बेची है 3,86,000 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वो कैलकुलेशन टेबल बना लेना, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो मैं एज इट इज निकाल के यहाँ से ही डाल रहा हूँ 127। मेरे को आप कैलकुलेशन में दिक्कत मत देना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कैलकुलेशन मतलब मैं ये ज्यूम करूँगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV पूरा आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो मतलब बेसिक्स होते हैं, लॉस निकालना, प्रॉफिट निकालना, ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, ये आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे केवल प्रेजेंटेशन करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि इन दो अलग अलग तरीके, मतलब ये जो दो केसेस आते हैं यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि हम डेप्रिसिएशन तो निकाल लेते हैं, हमसे डेप्रिसिएशन निकल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कौन से मेथड का क्वेश्चन, हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, लॉस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन ये दो, जब ये दो केसेस आ जाते हैं तो हम पे वो सॉल्व नहीं होता। मैं उस प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ अभी। तो देखो सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डाल दिया मैंने 1,27,000 का, ठीक, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे देखें, अब एक काम और करना है बस मेरे को, 31 नहीं 1 जुलाई 2019 को इस मशीन का, कौन सी मशीन बेची मैंने, ये वाली मशीन बेची ना, ये वाली मशीन बेची ना, पहली वाली। इस मशीन का इस वाली जो मशीन है, इस मशीन का आज तक का पूरा डेप, यानी यहां तक का पूरा डेप मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप के नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। अगर ये नॉर्मल केस होता तो मैं केवल यहां से यहां तक का डेप लिखता, क्योंकि ये डेप मैं ऑलरेडी यहां पे चार्ज कर चुका हूं। देखो अगर ये नॉर्मल केस होता तो मैं यहां से यहां तक का डेप ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूं, दैट्स वाई सिर्फ इतना डेप चार्ज करता, यहां से यहां तक का डेप चार्ज करता, लेकिन मैंने यहां पर ये वाला डेप चार्ज नहीं कर रखा, दैट्स वाई मेरे को ये वाला डेप भी चार्ज करना पड़ेगा एंड ये वाला डेप भी चार्ज करना पड़ेगा। देखो तो मतलब इस मशीन का आज तक का पूरा डेप, आज तक का पूरा डेप, ध्यान रखना है इस बात का, आज तक का पूरा डेप, आज तक का पूरा डेप जितना भी हो, दोनों कितना है 60,000 और 27,000, ठीक, 60,000 और 27,000 कितने हुए 87,000। तो 87,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इन तीनों का टोटल करोगे तो 6 लाख सेटल हो जाएगा अपने आप। लेट मी डू इट, 386 प्लस 127 प्लस 87, 6 लाख। तो ये जो 6 लाख है ये पूरी तरह सेटल हो गया। तो बचा क्या, अब ये 6 लाख का बचा, तो बाई बैलेंस CD 6 लाख रुपए बचे, दैट्स ओवर। तो देखो काम थोड़ा सा सिंपल हो गया, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है आज तक का पूरा डेप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही जब यहाँ पे तुमने ये डाला है तो यहाँ पर भी इसकी उल्टी पोस्टिंग आएगी, टू मशीनरी 87,000। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 31 दिसंबर 18 को देखो 31 दिसंबर 18 को डेप लगेगा 39,000 का। तो 39,000 का जो डेप है, 39,000 का जो डेप है वो डेप यहाँ पे लग जाएगा। एक मिनट, इससे बैलेंस BD भी तो बनाना है। 1 जनवरी 2019 बाई बैलेंस BD, 70,000 का बैलेंस BD था, बाई डेप्रिसिएशन कितना है 39,000, ये वाला आ जाएगा। ओके नहीं, पहले 27,000 का आएगा, हाँ 1 जुलाई 2019 वाला, ये 27,000 भी आएगा बाई डेप के नाम से, और ये 39,000 आएगा बाई डेप के नाम से। तो ये टोटल हो गया 70 प्लस 39 प्लस 76, 70 प्लस 39 प्लस 27, ये हो गया 1,36,000 माइनस 87,000। क्या कर दिया मैंने, 70 प्लस 39 प्लस 27 माइनस 87, दैट इज 49,000। ये आ गया बैलेंस CD, खत्म।
सेम चीज़ ही यहाँ करेंगे। 31 दिसंबर नहीं है, पहले 1 जुलाई 19 और 31 दिसंबर 19। तो इस डेट का डेप और इस डेट का डेप और उसे फिर ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में। 1 जुलाई 19 का डेप कितना है 27,000 और 31 दिसंबर 19 का डेप कितना है 39,000। क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है 27,000, वो मैंने गलती से डेप की जगह वो लिख दिया। टू प्रोविज़न फॉर डेप, टू प्रोविज़न फॉर डेप, और बाय P&L में मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ उससे, तो ये हो गया 3 0 9 7 16 6। दैट्स हाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मैंने बंद कर दिया। इस तरह से काम हो जाता है। अब एक लास्ट मेथड और लास्ट चीज़ और, इसके बाद ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। देखो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले हम फॉलो करते थे WDB, अब हम फॉलो करते हैं स्ट्रेट लाइन, या पहले हम फॉलो करते थे स्ट्रेट लाइन, अब फॉलो करते हैं WBD। दोनों में से मतलब जो भी हो, दोनों अल्टरनेटिव केस हैं। मैंने शुरू के 2 साल तो 100 रुपये की एसेट ने मेरी, 10% पहले मैं लगाता था 3 सालों तक WDB 2 सालों तक मैं लगाता WDB, और फिर उसके बाद मैं लगाने लगा 10% SLM। 10% SLM लगाया मैंने 4 साल तक। तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, देखो पहले तो 2 साल लगा दो 10% के हिसाब से, तो डेप फॉर फर्स्ट ईयर कितना हुआ, देखो 100 रुपये का 10% लगाओ, 100 रुपये का 10% बोले तो 10 रुपये, बचा कितना 90, 90 बचा ना। तो डेप फॉर सेकेंड ईयर कैसे निकालोगे, 10% ऑफ 90 बोले तो 9 रुपये। अब बचा कितना, वैल्यू एट एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना रुपये 81। अब देखो मेरे को 10% लगाना है SLM, तो SLM के लिए क्या करो, इसका ही 10% लगा दो, बोले तो 8.1 रुपीज़ पर ईयर लगेगा आगे से, जो डेप लगेगा आगे से वो 8.1 रुपये पर ईयर लगेगा। तो मतलब जब तक WDB लग रहा है तब तक WDB लगा दो, जब तक SLM लग रहा है तब तक SLM लगा दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जब तक वो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लगा दो। देखो कॉस्ट ऑफ मशीन है, इतने सालों बाद इतनी वैल्यू रहेगी, यूजफुल लाइफ है 10 साल की। कंपनी ने क्या करा, शुरू के 2 साल तो लगाया SLM, उसके बाद उसने लगा दिया डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% WDB पर। तो देखो पहले मैं SLM कैलकुलेट करूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखो अगर मैं SLM कैलकुलेट करूँ आपके लिए, SLM कैलकुलेट करूँ, तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रिसीडुअल वैल्यू बोले तो 10 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, अपॉन यूजफुल लाइफ बोले तो हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, तो 2 साल तो लगेगा ये फॉर 2 ईयर्स। 10 लाख की मशीन थी और 2 साल ये लग गया, बोले तो कितने की मशीन बची, अब 8 लाख की बची। 8 लाख इसकी रिटन डाउन वैल्यू, इस पर अगर मैं 25% का डेप लगाऊं पर ईयर, लगाते चले जाओ 25% का डेप, तो मतलब अकॉर्डिंगली लग जाएगा। अब 8,50,000 जो मेरा वो था, क्या बोलते हैं, सॉरी 10,50,000 की वैल्यू है ना मशीन की, तो पेन कौन गया, ये रहा, 10,50 की वैल्यू है ना, तो 8,50,000 आएगा। अब इस 8,50 में मैं 25% डेप्रिसिएशन लगाते चले जाऊँगा एज पर WDB, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आपको बस बेसिक बेसिक भी पकड़ होनी चाहिए, बाकी तो अपने आप हो ही जाता है। आगे देखो एंड हियर वी गो, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक चीज़ और बता दूं, लगे हाथ बात चल रही इतनी, तो अगर मेरी कोई एसेट है और उसकी वैल्यू बाई चांस इंक्रीज हो रही है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, दोनों में से कोई एक केस होगा। अगर वो इंक्रीज हो रही है
तो उससे या तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। या फिर क्या करो, अगर तुमने पी एंड एल में पहले लॉस दिखाया हो, जस्ट अ मिनट लिख लूँ, अभी बता रहा हूँ। देखो सुनो, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम डालते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में, और एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो उसे हम डालते हैं पी एंड एल में, पी एंड एल अकाउंट में उसे लिख देते हैं, बात खत्म। अब सुनो, सपोज मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई और मैंने उसे पी एंड एल में शिफ्ट कर दिया। पी एंड एल में शिफ्ट करने के बाद एसेट की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, पी एंड एल में जब मैंने शिफ्ट करा था उसकी एंट्री में रिवर्स करके यहाँ पर दिखा दूंगा, ताकि मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ी हुई दिख जाए। दूसरी चीज़, अगर मेरी एसेट की वैल्यू पहले बढ़ी थी तो मैंने उसे पहले यहाँ डाला होगा। अब जब मैंने यहाँ डाला था और बाद में जाके वो कम हो रही है, तो मैं उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में से ला करके एसेट में इंक्रीज की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट डेबिट तो होती है ना, जो अपनी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट करने में बढ़ती है, तो एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व अकाउंट। ठीक। दूसरी चीज़, अगर एसेट कम होती है, एसेट में डिक्रीज होता है, तो एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक, ये दो केसेस होते हैं, इनके अलावा मतलब और कुछ नहीं होता। सपोज पहले एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो तुमने एंट्री पास कर दी होगी और अचानक से वो डिक्रीज हो गई, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो। समझ गए, पहले इंक्रीज हुई बाद में डिक्रीज हुई, तो इंक्रीज वाली एंट्री को रिवर्स कर दो। सेम केस यहाँ पर, अगर ये हुआ और फिर उल्टा हो गया, यानी पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, तो डिक्रीज की एंट्री बनाई होगी ना, तो इससे रिवर्स कर दो, ये हिसाब है बस। ओके, लास्ट चीज और इसके बाद एंड अप करेंगे इसे। एक चीज होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देखो इसी का ही जुड़वा भाई है। यहाँ पर देखो, इस काम को और सिंप्लीफाई करते हैं। ये तीन चीजें यहाँ ना लिख करके, ये तीन चीजें यहाँ ना लिख करके किसी और अकाउंट में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये तीन चीज़ों को सेटल अप करने के लिए एक अकाउंट और बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सेम क्वेश्चन है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाकर भी कर दे रहा हूँ इसी को, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, एक तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी। अब देखना मशीनरी अकाउंट बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। फिर मैं बात करूँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो इस तरह का कुछ दिखेगा। वो भी एक अकाउंट और बनाऊंगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल मतलब होता है हटा देना, सेल कर देना, इन सब चीज़ों के लिए डिस्पोजल शब्द का यूज़ किया जाता है। ओके, देखो तो पहले साल में सेम चीज़ें आएंगी बिल्कुल। टू बैंक 6 लाख रुपए, टू बैंक 2 लाख रुपए, ओ हो टू बैंक 6 लाख रुपए, टू बैंक 2 लाख रुपए, बाई बैलेंस सीडी 8 लाख रुपए। ठीक है, मतलब इतना काम हो गया।
ये वाला साल ख़त्म, इस साल की हम चर्चा नहीं करेंगे अब। देखो बैलेंस BD बना दूँ इसको, टू बैलेंस BD 8 लाख रुपए, ठीक। और एक मशीनरी और खरीदी थी, ये 4 लाख रुपए। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, जहाँ भी दिक्कत आती है सेल में ही आती है, बाकी सब तो सेम ही रहता है लगभग। क्या करना था मेरे को, ये जो पूरी चीज़ है, मतलब ये वाली जो एसेट है मेरी, इसको बेचना है ना, इस एसेट को बेचना है ना, तो पहले इसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट, किस डेट को, 31 नहीं 1 जुलाई 19 को। देखो 1 जुलाई 19 को बेच रहा हूँ ना, तो जिस डेट को बेचा उससे ट्रांसफ़र कर दो 6 लाख के 6 लाख। बाकी फिर देखेंगे बाद में कभी, मैं बाद में देखेंगे कभी, क्या आज ही देखेंगे, अभी देखेंगे। यहाँ डाला है, अगर तुमने यहाँ एंट्री करी है तो लेजर का रूल बोलता है इधर की तरफ पोस्टिंग होगी इसकी। तो टू मशीनरी अकाउंट, एसेट नहीं लिखेंगे, मशीन लिखेंगे यार, मशीन एसेट है। टू मशीन अकाउंट 6 लाख रुपए मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, बात खत्म। कब करे, 1 जुलाई 19 को, ठीक है। अब बैलेंस CD कितना बच गया, 6 लाख रुपए। यहाँ भी 6 लाख ही बच रहा था, तो 12 लाख रुपए हो गया ये, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मैं बनाऊँ तो पहला वाला साल तो सेम ही रहेगा, टू बैल CD 70,000 और बाई डेप 70,000, ठीक। अब देखो गड़बड़ जो आएगी वो यहाँ आएगी इस वाली चीज़ में, ये भी सेम ही है, इन्हें भी सेम ही डाल दूँ। बाई बैलेंस BD 70,000, बाई डेप 39,000, बाई डेप 27,000, तो 136 ये भी आएगा, ओके। और यहाँ पर ये भी सेम ही आएंगे बिल्कुल, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। बैलेंस CD ये रहा, यहाँ पर जो नाम लिखना है वो नाम बस एक नाम अलग लिख रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ लिखना है टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब सब कुछ ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट से बन कर रहे हैं तो मशीन, वो जो पर्टिकुलर मशीन थी जो हम बेच रहे थे उसको भी तो एसेट डिस्पोजल के नाम से ही लिखोगे, उसका ही तो डेप है ये 27,000 रुपये। ये 87,000 मैंने यहाँ पर ही तो लिखा था, आज तक का पूरा डेप उस मशीन का, जो मशीन में बेच रहा हूँ, जो मशीन में बेच रहा हूँ उसका ही तो पूरा डेप मैंने यहाँ तक लिखा था। जो चीज़, यही चीज़ देखो, अब मैंने जब यहाँ डाला है तो लेजर पोस्टिंग का रूल बोलता है यहाँ पे आएगा ये चीज़, तो प्रोविज़न फॉर डेप 87,000 मैंने यहाँ डाल दिया, खत्म। अब क्या था, बैंक मैंने बेचा है ना मशीन को, बाई बैंक कितने का बेचा है, 3,86,000 को, 3,86,000 में बेचा है। लॉस कितने का हुआ, 1,27,000, ठीक है। दैट्स एंड। देख पा रहे हो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, देख रहे हो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। तो मतलब कुछ डरना नहीं है एसेट डिस्पोजल अकाउंट से, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट तो और अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो अब मैं तीनों क्वेश्चन को सम अप कर दूं एक बार आपके लिए। तो देखो सबसे पहले तो ये टाइमलाइन तो सब में सेम बनेगी, ये टाइमलाइन मैंने सब में सेम रखी है। इसके अलावा ये कैलकुलेशंस, ये फिगर्स सब में ही सेम रहेंगी। अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं, अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं जहां पर मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाया जा रहा था और कुछ नहीं बनाया जा रहा था, तो मैं डेप्रिसिएशन यहाँ डालता था हर साल का और यहीं पर ही कैलकुलेशन वगैरह करके दिखा देता था। तो ये तो था सिंपल वाला केस। देखो सिंपल केस है बिल्कुल, डेप्रिसिएशन में हर साल डाल रहा हूँ, हर महीने डाल रहा हूँ, जब मैंने मशीन बेची तो भी उसका डेप डाला। इस तरह से मेरा पहला वाला मेथड खत्म हो जाता है। मेरा जो दूसरा वाला मेथड था, दूसरे वाले मेथड में मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन अलग जगह डाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में। बस मैंने क्या करा, जब जिस दिन मशीन बेची उस मशीन का आज तक का पूरा डेप बाई प्रोविजन फॉर डेप के नाम से डाल दिया और यहाँ पर टू मशीन लिख दिया, काम खत्म हो गया काम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस CD बचता है, इन एंट्रीज को आप रेफर कर सकते हो एक बार। ये आपको पता ही है कि 100 रुपए की मशीन 120 में बेची तो 20 रुपये प्रॉफिट हो गया, 100 की मशीन 60 में बेची 40 का लॉस हो गया। ये तो यार ओरल बात नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद निकालते हैं। मेरी 100 रुपए की मशीन थी, 100 रुपए की एक मशीन थी मेरे पास, देखो 100 रुपए की एक मशीन थी मेरे पास जिसमें 40 रुपए का डेप लग गया था, मतलब उसकी वैल्यू 40 रुपए से कम हो गई थी और मैंने वो बेच दी है 70 रुपए की। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या थी, 60 रुपए, मैंने बेची है 70 रुपए की।
तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का हुआ। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? जस भावनाओं में बहकर जज्बाती बनकर ये मत देख लेना कि 30 रुपए कम पे बेचिए, 30 रुपए का लॉस हो रहा है। पहले डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करो, उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है वो पहले निकाल लो। पहले आज की डेट की वैल्यू निकालो, पहले आज की डेट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद सेल वैल्यू से कंपेयर करोगे, एट लास्ट प्रॉफिट या लॉस निकल करके आएगा, जिसे मैं यहाँ उधर डाल दूंगा। प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ, बात खत्म। ठीक, तो पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा। अब देखो दूसरा केस भी और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, दूसरे केस को भी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो ये पूरी चीज को मैं एक अलग जगह उठा के ले जाता हूँ, जो कि है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देखो तीनों चीजें यही हैं, तीनों चीजें यही हैं, बस जगह अलग आ गई है। यहाँ पर भी बस ये एक चीज अलग आई है, बाकी तीनों चीजें बिल्कुल सेम उठा करके यहाँ डाल दी गई हैं। देख पा रहे हो? कंपेयर करो, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को तीनों तरह से कर दो, अपने आप क्लैरिटी आएगी। बस कोशिश ये करना, पहले जब सेल्फ करो इस चैप्टर को, तो देखो ये 3 स्टेप तो आपको करने ही करने हैं। पहले तो सबसे पहले ट्राई करना फ्लो चार्ट बना लो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जिस भी साल का हो। अच्छा सुनो, एक मशीन खरीदी मैंने 2014 को, और उसका अकाउंट बनाने को बोल रहा है 2020 का, तो 2020 का अकाउंट बनाओगे या 2014 से बनाते हुए लेके आओगे? सीधी बात है यार, 2020 का पूछा 2020 का बना दो, जिस साल का पूछेगा हम तो उस साल का अकाउंट बनाएंगे, हमें क्या लेना देना किसी से। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन 2014 से ही लगेगा। 2014 से डेप्रिसिएशन लगाते लगाते 2020 का जब हम अकाउंट खोलेंगे तो टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख करके फिर आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो पहले चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाए बिना काम नहीं चलेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन टेबल, कोई भी मेथड हो सकता है, कैसा भी मेथड हो सकता है, SLM, WDB, प्रोडक्शन मेथड, मशीन आवर मेथड, इस तरह कोई भी मेथड हो सकता है, तो उसका कैलकुलेशन टेबल बनाना सीखो। कैलकुलेशन टेबल बनाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये चेक करो ये है या ये है, या फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोल रहा है। अगर एक क्वेश्चन भी कर लिया ना इसका, कोई एक क्वेश्चन तीनों मेथड से कर लिया, सेम क्वेश्चन तीनों मेथड से कर लिया, तो इस बात में कोई मतलब इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ठीक, कई बार क्या करता है वो लॉस दे देता है आपको, कई बार वो आपको लॉस दे देता है, मतलब लॉस दे देता है मशीनरी का, सेल वैल्यू पर लॉस। तो डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, लॉस पता होगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी मेरी, मतलब मैं उसके जो अंदाजे से निकालूंगा, वो जो निकलेगा वो निकलेगा सेल मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में कितने की सेल हुई। जैसे सपोज कोई चीज़ है 100 रुपए की, 40 का डेप लग रहा है उस पर, और उसे बेचने पर मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरे को 50 रुपए का। अब बताओ आज की डेट में वो सोल्ड कितने की हुई होगी? सोचो, नॉर्मली सोचो, आज की डेट में अगर उसका डेप लगा करके वैल्यू है 40 का डेप लग रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है आज की डेट में? वैल्यू है 60 रुपए की। देखो वैल्यू है 60 रुपए की, और उसे बेचने पर 50 रुपए का लॉस हो रहा है। सीधी बात है 10 रुपए की बेची होगी, सीधी बात है 10 रुपए की बेची होगी, तभी तो 60 रुपए की चीज बेचने पर 50 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये बातें कुछ कुछ सेंस लगा करके आराम से निकाली जा सकती हैं। अब बोलो फॉर्मूला दे दो सीधा, तो सेल्स वैल्यू का फॉर्मूला होता है करेंट वैल्यू माइनस लॉस। ठीक है, सही बात है। और देखो प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे, सीधी बात है। देखो आज की डेट में जो वैल्यू है, आज की डेट में जो वैल्यू है, या तो अगर वो प्रॉफिट हुआ है तो ज़्यादा की बेची होगी तो प्रॉफिट जोड़ दिया, आज की डेट में जो वैल्यू है अगर उससे कम की बेची तो लॉस हो गया, सीधी बात है। ये हिसाब है। तो मेनली ध्यान रखना, इस स्टेप के हिसाब से चलेंगे तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लूँ कुछ रह गया हो तो, आई थिंक कर लिया ज़्यादातर हमने। ओके, हाँ तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।